वो कैसे करें दुरानी साहब? ये मेरे सामने ख़बर पड़ी हुई है कि साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अभी ये गिलगित बल्तिस्तान जो है ये कश्मीर का हिस्सा है और इसका एक सियासी पस मंज़र है। तो हम रोते हैं कि इंडिया यासीन मलिक के साथ वहाँ पे या कश्मीर के लोगों के साथ बड़ा बुरा सलूक कर रहा है। ये सियासी एक एहतजाज के ऊपर उनके सख्त अल्फाज होंगे, सब कुछ होगा, मगर 34 साल की सज़ा और ये जो सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, आपने अदालत का भी जिक्र किया, और ये जो बाकी लोगों की पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत का हिस्सा ही है। तो ये सियासतदान, ये सियासी पार्टियां जो हैं, ये देख नहीं रही कि ये क्या कर रही हैं, इनके हाथ से क्या हो रहा है। आमिर साहब, मैं आज सुबह बल्कि 2 दिन से मैं जायजा ले रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा जमहूरी मुल्क हो जिसके अंदर उसका ऑपोजिशन लीडर, उसकी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी की क़यादत और सियासी वर्कर्स इस तादाद के अंदर जेलों में बंद हो। मुझे कोई दूसरा जमहूरी मुल्क ऐसा नहीं मिला दुनिया के अंदर जिसके अंदर इस हद तक ऑपोजिशन को, हुकूमत के ओपोनेंट सियासी कुव्वत को, जिसको इतनी बड़ी तादाद में अवाम ने वोट दिया हो, उसको इस तरीके से डील किया जा रहा हो। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो हैंडलिंग है हमारी, ये जिस तरीके से हम अपने मुल्क के सियासी सूरत हाल को और अपने सियासी मुखालफीन को डील कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को इस चीज़ की दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंसानी हकूक़ की बुनियाद पे और सियासी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर मदाखलत का जवाज़ बनाए। और मैं समझता हूं कि ये जो है, ये इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये एक तरफ तो दहशत गर्दी के आसेब को जन्म दे रही है, और इसके साथ साथ जो मुझे अंदेशा है इससे, वो ये है कि ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए चैलेंज बन सकती है। ये जो अभी आपने जिस एरिया के जिन वजीर आला की एक्स की आपने बात की, मतलब वो एक इंतहाई सेंसिटिव एरिया है और हम बचपन से इस एरिया को पैम्पर कर रहे हैं। हमने हमेशा उनको खसूसी मारात दी हैं, उनको खसूसी हैसियत दी है उन लोगों को। अब अगर आप इस तरीके से उन्हें डील करेंगे और फिर सियासी बुनियादों के ऊपर अगर आप सियासी तफरीक की जाती थी, लोग इज्जत करते थे जो सियासी लीडर या सियासी वर्कर जेल जाता था कि इसने अपने नजरियात और अफकार के लिए जो है जेल काटी। जेल में भी इज्जत होती थी, बाहर निकल के भी इज्जत होती थी। अब इन्होंने उनको जराइम पेशा बना दिया है। और मैं आपको ये बताऊं कि इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर, और मुझे तो ये लग रहा है कि हमें 2025 के अंदर अपने रवैयों को पॉजिटिवली चेंज करना चाहिए। एक इंडिकेशन आई है कि जी आपने मुज़ाकरात शुरू किए, जिसके लिए मैं तो मुज़ाकरात की नहीं, मुफाहमत की हमेशा बात करता रहा हूँ। चले मुज़ाकरात भी किसी के खौफ से या किसी के आने के अंदेशे से अगर वो शुरू हो गए, तो ये मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर जो आप एक सियासी वो पैदा कर रहे हैं, डिस्टॉर्शन पैदा कर रहे हैं, सियासी दबाव पैदा कर रहे हैं और सियासी तफरीक कर रहे हैं, और बुनियादी हकूक की जिस तरह से वायलेशंस कर रहे हैं, जिस तरीके से आप दहशत गर्दी के चैलेंजेस को इस वक्त फेस कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में हुकूमत जो है उसको अपने रवैये को बहुत ही माइल्ड करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि कैदियों को छोड़ा जाए। मैं आपसे अच्छा हुआ, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आप चूंकि इस चीज़ पर बहुत इसरार भी करते रहे हैं, नज़र भी रखते हैं कि ये जो अब 2 जनवरी से जो है दोबारा बातचीत का अमल शुरू हो जाएगा, आपको इसमें से कोई नज़र आता है कि मसला का हल निकल आएगा? देखें, ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं ना, ये तो मुझे लगता है कि किसी अंदेशों के तहत शुरू होने वाले मुज़ाकरात हैं। हुकूमत को ये अंदेशा है कि कहीं अमेरिका की तरफ से कोई दबाव ना आ जाए,
पीटीआई को भी ये खुशफहमी है कि हो सकता है कि कोई दबाव आना हो तो, या ना भी आए तो उससे पहले पहले कोई रास्ता बना लिया जाए। ये एक ट्रम्प फियर के तहत होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उनका आगाज हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस फियर में भी हुआ हो ये एक पॉजिटिव कदम है। इस कदम को, इन मुज़ाकरात को फियर तो छोड़े, वो आ चुका हुआ है प्रेशर, ये जो एक्स के ऊपर ट्वीट्स जो नजर आई हैं, फिर ईयू, यूके, अमेरिका की तरफ से जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर रिएक्शन है, प्रेशर तो आ चुका हुआ है। एग्जैक्टली मैं तो जरा इतिहास से बात कर रहा हूं कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसी के तहत इन्होंने, और मैंने माजी में चूंकि ऐसे बहुत से वाकयात देखे हैं, अब इस दफा के जो वाकयात है, अगर ये प्रेशर वाकई आ गया तो इसके नतीजे में कैदी आपको छोड़ने पड़ेंगे या छोड़ने चाहिए। इसके नतीजे में आपको पीटीआई की लीडरशिप को छोड़ना चाहिए, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। इसके नतीजे में आपको खान साहब को भी रिहा करना चाहिए और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। और मैं इतना भी बता दूं कि आपको अगर एक दफा इस चीज के बारे में दुनिया ने रिपोर्ट ही मांग ली किसी ने कि यार पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में तमाम रिपोर्ट्स जो है इलेक्शन कमीशन की और तमाम, वो अगर दुनिया ने दुनिया के किसी इदारे ने मांग ली तो आप क्या दिखाएंगे उनको? दुरानी साहब वो तो कहते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, वो तो ये कहते हैं ना, अंदरूनी मामला में दाखिलत ना करे। एब्सोल्युटली नॉट, दो तीन लीडरान कह चुके हैं। नहीं, मैं दोबारा नहीं समझ नहीं पाया। वो हुकूमती अरकान, एक दो वुज़रा एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं कि अगर हमसे कुछ भी कहा गया तो हमारे अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत है, एंड वी से एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन साथ ही कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं सियासत ही छोड़ दूं। वैसे तो मेरा ख्याल है बहुत भला करेंगे, जिस तरह के वो हमारे लिए सफारती मुश्किलात खड़ी करते हैं अपने बयान से, तो शायद उससे कोई बेहतरी हो जाए। पर मेरे पास एक और खबर मैं क्विकली पढ़ दूं कि काबीना ने रिकॉर्ड एक मंसूबे के 15% शेयर सऊदी अरब को फरोख्त करने की मंजूरी कर दी है। अब वो स्टेज इसलिए भी बातचीत और रेजोल्यूशन बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने फैमिली सिल्वर जिसे कहते हैं ना, वो बेचने पे आ गए हैं। इससे पहले एक और इस तरह का ही ब्लॉक है बलूचिस्तान में, उसका पता चला है कि 80% शेयर जो है उसके वो इसी तरह ही अरब मुल्क को वो दे दिए गए हैं। और जो 20% पाकिस्तान की कंपनी है उसका भी पता नहीं चल रहा कि वो किसकी है, कौन है और उसके पीछे कौन है। तो ये हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हमें कोई कर्जा नहीं दे रहा और ये बेचने पे आ गए हैं। ड्राई साहब देखें आमिर साहब, हमारा तो ये हाल जो है बेचने वाला, मतलब ये है कि हम तो बेचने को भी, कर्जा लेने को हम इतना बड़ा फख्र समझते हैं और कर्जा मिलने को हम इतना सेलिब्रेट करते हैं, और इसके साथ ही हम अपने एसेट्स को नीलाम करके जो पैसे आते हैं उन पे हम जितना खुशी करते हैं, मुझे नहीं, मतलब हम तो इस वक्त तो पाकिस्तान के आवाम बेचारों का तो ये हाल है कि वो उल्टे लटके हुए हैं, और उल्टे लटके हुए जो है वो इस मुल्क के अंदर जिंदा रह रहे हैं और सांस ले रहे हैं, और जो हुक्मरान है वो 64 खानों वाले जो है वो इशा ये कर रहे हैं, बस वो ये कर सकते हैं। लिहाजा इस वक्त की जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसके अंदर आप जो कुछ भी बेच रहे हैं, चले ये तो कोई अपना, मुझे नहीं पता कि वाकई हमारे किसी दोस्त मुल्क ने खरीदे हैं या हमारे ही किसी बंदे ने जो पैसे बाहर रखे हुए थे उसमें से कुछ ले लिया हो, यू नेवर नो। हमने तो जब भी कोई चीज बेची है अपनी, वो अपनों ने ही खरीद ली है। मतलब यह है कि यहाँ अफराद अमीर है, मुल्क गरीब है, हुक्मरान अमीर है, अवाम गरीब है, यहाँ के मुल्क की वसाइल जो है थोड़ा रह गया है। मैं इस वक्त जो है ना, आज जो आखिरी साल की जो प्रोग्राम होता है आखिरी दिन, वो ज़्यादातर लोगों ने नजूमी बिठाए हुए हैं और वो इल्म नजूम के उसमें आप एक सियासी नजूमी रहे हुए हैं। हमें ज़रा 2025 का थोड़ा सा पेशगोइयाँ कर दिए ताकि हम बचा के रखें कि दुरानी साहब ने ये कहा था। 2025 में क्या देख रहे हैं आप जनाब? अब मैं पूरे इत्मीनान से और इस तवक्को से कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, मैंने मुज़ाकरात की प्रेडिक्शन की थी, मैंने कहा था कि यहाँ पर बैठना पड़ेगा, अल्लाह ने मेहरबानी की। अब आप सुन लें कि 2025 जो है पाकिस्तान जमहूरियत की बहाली का साल बनेगा। ये मेरी कन्विक्शन है, चूंकि हमने जिंदा रहना है।
2025 जो है वो अवाम की इक़्तिदार में शराकत का साल बनेगा, चूंकि हमने इस मुल्क को आगे ले जाना है। 2025 जो है वो इमरान खान की भी रिहाई का साल बनेगा, चूंकि अब मजीद जेल में रखने का जवाब नहीं है। सजाएं भी हो जाएंगी, उसके बावजूद भी रिहाइयां भी होंगी। मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि हम नए इलेक्शन की तरफ भी इसी साल में जाएंगे, क्योंकि ये तमाम अवामिल जो हैं ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज्ड हैं। और हम, आप कहेंगे तुम बहुत खुशफहमी की बात कर रहे हो, और मुझे तो पाकिस्तान के अंदर मरूसी सियासत का भी जनाजा नजर आ रहा है। और ये सब चीजें जो हैं 2024 का खत्म होना और 25 का शुरू होना, ये पाकिस्तान के अंदर एक नए आगाज का सबब बनेगा। वो आगाज जिसके नतीजे में अवाम में उम्मीद पैदा होगी, अगर ये सब कुछ ना हुआ।